मॉडर्न नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी वीडियोस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेटवर्क के बारे में स्टार्ट करना हूँ यहाँ पर। ओके, हमने डिवाइसेस के बारे में बहुत कुछ आपको समझा दिया था कि डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो इन सभी डिवाइसेस की वीडियो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम अभी प्रोटोकॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है, कैसे उसकी प्रोसेस हो रही है, अभी ये हम पढ़ रहे हैं। फिर बाद में हम इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन समझेंगे नेटवर्क के बारे में। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क इसको कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जितने भी हमारे प्रोटोकॉल से पोर्ट वगैरह होती है, मैंने आपको एनएससी कार्ड, इस कार्ड की सब्जेक्ट के बारे में समझाया था। एनएससी कार्ड क्या होता है ये भी जाकर देख लीजिए। इसका वीडियो जो है आपको कंप्यूटर की नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोलिजन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कोलिजन कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर प्रोटोकॉल का काम अभी जो हमारा सेकंड नंबर का चल रहा है ये टॉपिक, उसके अंदर मैं लास्ट में समझा था कि सीक्वेंस कंट्रोल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो जो है हमारा डेटा सेंड होता है, लेकिन सेंड होने से पहले कैसे कनेक्शन बनता है। और लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट का एक टॉपिक, इन सभी टॉपिक में एक ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इन सभी वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। जिसे हम कहते हैं बफर मेमोरी। ये बफर मेमोरी क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, इसको हम थोड़ा मैं वो तो समझ लेता हूँ। देखिए, बफर मेमोरी का काम बहुत ही थोड़ा बहुत टफ होता है। बफर मेमोरी की अलग से उसकी प्रोग्रामिंग की गई होती है। हर एक कंप्यूटर के अंदर, हर एक डिवाइस के अंदर, हर एक राउटर के अंदर, हर एक स्विच के अंदर इसकी सेटिंग्स, मतलब कि उसकी जो एल्गोरिथम, इसकी प्रोग्रामिंग फाइल वो पहले से उसकी सेटअप की गई होती है। बफर मेमोरी, अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई भी इंटरनेट चलाते हो और आपका जो सिस्टम जो है भी बफर में चला जाता है, वो लोडिंग पे चला जाता है। ओके, कि बफर फुल होता है, कभी 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 ओवरलोड हो जाता है, कभी कभी आपका सिस्टम जो है उस सिस्टम की लेवल्स को जो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ऐसे सिस्टम जिसके अंदर आप इतना डेटा भेज रहे हो कि वो जो है हैंडल नहीं कर पाता है। हैंडल करने का नहीं मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो कहाँ कहाँ होता है, हमारे मोबाइल में होता है, हमारे सर्वर में होता है, हमारे नेटवर्क स्विच में होता है, राउटर में होता है, हमारे कंप्यूटर्स में होता है, और फिर और भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे, जैसे कि हम यूं की लोड बैलेंसिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर होता है। हमारे ऐसे मॉनिटरिंग कंट्रोल करने वाले सिस्टम होते हैं, उसके अंदर होता है। हमारे फायरवॉल, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है, उसके अंदर हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर होता है, उसके अंदर बफर मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये बफर मेमोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो है अगर ये ना होता तो बहुत सारे डेटा जो होते हैं वो क्रैश कर जाते हैं या फिर लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, इतने सारे ईमेल्स आना, डेटा आना, फाइल्स आना, फोल्डर आना, लेकिन बफर मेमोरी जो होती है उसको संभाल लेती है, कैसे भी करके ये जो है वो संभाल लेती है। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी मायने रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है। सभी प्रोटोकॉल के अंदर ये चीज़ होती है, सभी डिवाइसेस के अंदर ये चीज़ होती है। कभी कभी आपका इंटरनेट के अंदर आप वीडियो देखते हो, मोबाइल के अंदर वीडियो देखते हो, तो ये बफर मेमोरी क्या करती है, उसको लोडिंग पर रखती है। ओके, जब तक कि आपका वो पूरा डेटा जो है वो कम्प्लीटली आपके सिस्टम में नहीं आता। ओके, तो ये बफर मेमोरी होती है। तो बफर मेमोरी क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बफर मेमोरी के बारे में समझते हैं नेटवर्क की कोर्स के अंदर।
तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक से। ओके, विंडोज 7 बेसिक से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना
जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, उनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो बफर मेमोरी है क्या? देखिए, बफर मेमोरी मैंने आपको कहा था अभी कि एक का इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, प्रोग्राम के अंदर ही होता है। लेकिन ये बफर मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्रोग्राम फिक्स बफर मेमोरी और दूसरी होती है मॉनिटरिंग बफरिंग मेमोरी। मॉनिटरिंग बफरिंग मेमोरी जो होती है वो खास तरह की डिवाइसेस के अंदर रखी जाती है, जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर के अलावा स्विच हो गया, राउटर हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, सर्वर हो गया, और फिर हमारे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस जो मॉनिटर करते हैं, अगर मैं इसको उसके लिंक के अंदर कनेक्शन के अंदर सेटअप किया कि 10 MB से या फिर 1 GB से वो डेटा काफ़ी निकल रहा है तो मुझे वार्निंग दे, तो ये होता है एक तरह की मॉनिटरिंग आप कह सकते हैं। लेकिन फिक्स बफर मेमोरी प्रिंटर में होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है, मोबाइल में होती है, कुछ ऐसे सर्वर की फीचर्स में होती है, हमारे स्विचेस में होती है, राउटर में होती है। वो क्या करती है कि उस डेटा को होल्ड रखती है, वो डिलीट नहीं करती है। ओके, उस डेटा को होल्ड क्यों करने का, क्योंकि वो जो है डेटा कैसे होता है किस तरह से अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो टीसीपी जो होता है वो बफरिंग के साथ काम करती है, ये सिर्फ टीसीपी के साथ ही काम करेगा। यूडीपी के साथ बफर मेमोरी का कोई लेना देना नहीं है। यूडीपी प्रोटोकॉल इसीलिए बनाया गया है कि जितना हो सके वो डेटा को आप भेजता जाएगा। ओके, यूडीपी में बफरिंग का रोल होता है लेकिन इतना नहीं होता। ओके, यूडीपी के अंदर भी आप बफरिंग देख सकते हो, लेकिन टीसीपी के अंदर जो बफरिंग होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी होती है, वो सीक्वेंसिंग के साथ काम करती है। और ये चीज़ इसको बोलते हैं टीसीपी बस सिस्टम, या फिर टीसीपी ऐप भी बोलते हैं, या टीसीपी एल एफ एन भी इसको समझते हैं। तो टीसीपी विद बफरिंग कैपेबिलिटी होती है और उसके साथ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन मिलती है। बफर मेमोरी कभी भी टीसीपी की डेटा को आगे पीछे नहीं करती है। ओके, जैसे कि ऐसा समझो कि एक हाईवे है और वो जाम हो चुका है। ओके, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है लेकिन वो हाईवे जाम हो चुका है, तो वही गाड़ी जाएगी जो पहले सबसे आगे होगी, उसके बाद धीरे धीरे पीछे की गाड़ियाँ आगे निकलती जाएगी। ठीक वैसा ही बफर मेमोरी का काम है। ओके, लेकिन किसी को भी वो ऐसे नहीं कि वो निकल जाओ यहाँ से या हटा जाओ, इस तरह से वो गाड़ियाँ निकल, ऐसे नहीं। कहने का मतलब कि जो भी डेटा आएगा वो सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन के अंदर ही वो जाएगी, तो उसको कहते हैं टीसीपी बस रिलेटेड। ओके, तो
TCP/F होता है या फिर TCP/LFN होता है। उसका नाम जो होता है उसको कहते हैं बहुत सारे बफरिंग कैपेबिलिटी जो होती है उसके सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के अंदर होता है। ओके, तो इसको कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैपेबिलिटीज और सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये बफर मेमोरी काम करती है। तो अगर ये यूज होता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस TCP के अंदर और किसके एडहॉक वायरलेस नेटवर्क के अंदर, तो खास यूज किया जाता है। ओके, तो अगर इतने सारे जो डेटा है एक ही मेन स्विच के साथ कनेक्ट है, अब स्विच जो है वो इतनी लोड ले रही है, इतना डेटा ले रही है जो उसकी कैपेसिटी परफॉर्मेंस से ओवरलोड हो चुकी है। तो स्विच के अंदर भी बफर मेमोरी की सिस्टम होती है। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रिंटर रखा है। ओके, तो प्रिंटर ये भी तो इतना सारा प्रिंटर देता है, तो ये वेट करवाएगा यहाँ पर फाइल पे, वेट करवाएगा। जैसे जैसे पहले प्रिंट होगी, दूसरी प्रिंट होगी, तीसरी प्रिंट होगी, फिर बाद में सबने और ज़्यादा प्रिंटिंग की, तो डेटा जो है वो उस प्रिंटर की बफर मेमोरी के अंदर जाएगा। ओके, उसको मैं आगे समझाता हूँ। तो ये जो ध्यान से देखे कि कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्टिविटी हो या फिर स्विच सिस्टम जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। फाइबर ऑप्टिकल हो या इथरनेट टेक्नोलॉजी हो, फाइबर टेक्नोलॉजी हो, इथरनेट, बहुत सारा डेटा आ रहा है, बहुत सारे सेगमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे जो है कनेक्शन आता है। तो ये बफर मेमोरी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि सभी डेटा को सीक्वेंस वाइज जो है वो होल्ड पर रखती है। ओके, तो ऑपरेशनली ये हाईली डिपेंडेंट होती है, इसको कहते हैं एसोसिएटिवली बेस्ड ड्राफ्टिंग। ओके, जिसको बेस्ड ड्राफ्टिंग सिस्टम भी है। ओके, उसके अंदर TCP बस मैसेज होता है और ये जो है ट्रांसमीटर हम डिवाइड करते हैं दो तरह के पार्ट के अंदर। तो ये दो तरह के डिवाइड हमारे डिफरेंस डिवाइसेस हैं। पहला जो है TCP कनेक्शन। ओके, TCP कनेक्शन जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है। मैंने पहले कहा था कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद प्रोसेस सक्सेसफुल होती है, फिर स्टार्ट होती है प्रोसेस और रेडी होता है रिसीव या फिर डेटा को सेंड करने के लिए। ओके, तो पैकेट TCP जो होता है उसको पैकेट TCP प्रोटोकॉल बोलते हैं। TCP कनेक्शन जो होता है सिस्टम जो होता है एक तरह का सेटअप बना देता है, कैसे बनाता है, और TCP कनेक्शन कि IP एड्रेस और नेटवर्क कनेक्शन OSI लेयर या फिर TCP/IP मॉडल, इन दोनों मॉडल का यूज करें। ओके, तो कनेक्शन पहले सक्सेस बनाने के लिए इस तरह से होता है। ओके, तो कनेक्शन बनाया। अब कनेक्शन तो बनवाया जैसे, क्योंकि मैंने कहा कि कनेक्शन मुझे पहले कंप्लीटली परफेक्ट बनाना पड़ता है। किसी को भी डेटा भेजना है तो हमें पहले जो है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से भी डेटा भेजना है, मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर भी डेटा भेजना है, तो आपको पहले कंप्लीटली कनेक्शन सक्सेसफुली बनाना पड़ता है, फिर बाद में जो है आप डेटा को भेजने के लिए तैयार होते हैं। तो कनेक्शन जो है वो प्रोसेस सक्सेस होता है, फिर स्टार्ट होता है वो प्रोसेस, वो रेडी होता है रिसीव या सेंड करने, मतलब डेटा को भेजेगा या फिर सेंड करेगा। ओके, और ये जो बनता है सेटअप वो कैसे बनता है, IP एड्रेस और नेटवर्क कनेक्शन इन दोनों के कारण। ओके, तो इन दोनों मॉडल के अंदर होता है। अब ये स्टार्ट होती है सेकंड स्टेप के अंदर। ओके, डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन होती है। इट कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 2 सेगमेंट मैसेजेस। के अब कनेक्शन सक्सेस बन चुका है ISO, तो सेगमेंट की भी इंफॉर्मेशन ये रखता है। तो पहला जो होता है वो LQ होता है। तो LQ क्या करता है, ओके, एक तरह की जहाँ जहाँ जितने भी सेगमेंट जाएगा उस सीक्वेंस को नंबर देता है। ओके, कौन देता है, हमारा OSI या तो फिर TCP/IP मॉडल। ओके, वो डेटा जैसे ही वो रहता है तो उसके ऊपर नंबर डालते जाते हैं। जिस तरह से हम किसी भी जगह पर हम पेपर बांटते तो उसके ऊपर नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसको कहते हैं हेड ऑफ क्वेरी ऑफ पिवट नोड बोलते हैं उसको। ओके, तो इसको इस तरह से होता है। दूसरा होता है रिप्ले, वो वेट करता है कि जो भी सेगमेंट का डेटा जा रहा है उसका रिप्ले मुझे मिलना जरूरी है, तो वो रिप्ले सामने वाले को कैरी करता है सीक्वेंस नंबर के अंदर लास्ट सक्सेसफुल, जब तक छेल्ला लास्ट में
मतलब लास्ट वाला जो डेटा का सेगमेंट जो होता है वो छोटा छोटा पार्ट, जैसे लास्ट वाला पार्ट का सेगमेंट का सक्सेसफुली सेगमेंट नहीं मिलता तब तक जो है वो रिप्लाई का वेट करता है। ओके, और अगर बीच में से कनेक्शन टूट जाता है तो फिर से वो इसी सेगमेंट का यूज़ करते हुए उसको रिप्लाई करके उसको फिर से वो डेटा रीसेंड करता है। ओके, तो अगर ये लिखा है, ओके, कोई भी आपने लिखा है डेटा, उस डेटा का बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट कर देगा और उसके ऊपर जो है नंबर डाल देगा, उसी को कहते हैं सेगमेंट। ओके, और उन सभी जैसे जैसे पैकेट जाएंगे, जैसे जैसे वो डेटा जाएंगे, उन सबका जो है टीसीपी में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ओके, लेकिन यूडीपी कनेक्शन में नहीं मिलेगा। यूडीपी कनेक्शन में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि यूडीपी जो है अलग प्रोटोकॉल काम करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि कनेक्शन जो है हमें बनाना होता है, तो अगर पहले ट्रांसमिट करना है तो उसके पहले हमें सेंडर्स सेंड करने वाला हमारा मॉडल होता है, जिसको हम ओएसआई मॉडल या टीसीपी/आईपी मॉडल कहते हैं। तो सेंड होता है टीसीपी/आईपी या टीसीपी कनेक्शन से डेस्टिनेशन से प्रोसेस के अंदर कनेक्शन के अंदर। तो एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैं कनेक्शन करता हूँ, उसका डेटा 1 MB का है, 1 GB का, जो भी ये कनेक्शन हो रहा है। तो पहले सिंक्रोनाइज हुआ, सिंक्रोनाइज का एक्नॉलेजमेंट मिला, फिर वो कनेक्शन कंप्लीट, हमारा डेटा रेडी है कनेक्शन की हम डेटा भेजने के लिए या सेंड करने के लिए। ओके, तो इसी को हम कहते हैं हमारे टीसीपी कनेक्शन प्रोटोकॉल, मतलब कनेक्शन जो है सक्सेसफुल होता है। अब इस कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद जो भी डेटा हो उसके सभी जो है पार्ट छोटे 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 जो है हमारे सेगमेंट में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट क्लियर करता है। लेकिन उसके ऊपर आईपी हेडर, बैक टेबल, बैक हेडर, ये फिर बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, ओके, यहाँ से होता है। फिर जैसे जैसे पैकेट जाएगा, पैकेट की इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी इस तरह से। तो रिसीव जब होगा तो ये रिसीव करने वाला कंप्यूटर है, ये भेजने वाला कंप्यूटर है। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अब बफर मेमोरी क्या करती है। तो बफर मेमोरी के अंदर दोनों ओएसआई लेयर है, दोनों ओएसआई के अंदर सेंड और रिसीव करने वाला सिस्टम है। कनेक्शन पहले से सक्सेसफुली है, अब कनेक्शन बन चुका है, तो बफर मेमोरी अब यहाँ पर क्या रोल निभाएगी। तो जैसे ही वो डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा तो डेटा भेजने वाला ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर 2 के अंदर। अब यहाँ पर कंप्यूटर हो या स्विच हो, राउटर हो, कुछ भी हो, XYZ, मैंने अभी कंप्यूटर लिया है आपको समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर सेंड होता है डेटा बीट के अंदर बाइनरी में, और वो बाइनरी सेगमेंट सिस्टम के अंदर, सेगमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वो टीसीपी कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, यूडीपी यूज़ नहीं कर रहे, टीसीपी डेटा हम भेजते हैं। तो जैसे वो डेटा जाता है जाता है जाता है, इतना जाता है डेटा, इतना डेटा जाता है कि ट्रांसमिशन जो होता है वो काफ़ी ओवरलोड हो जाता है। ओके, इसको बहुत सारा डेटा मिलना स्टार्ट होता है। ओके, और ऊपर से इसको जो है एक्नॉलेजमेंट भी भेजना है, क्योंकि हर डेटा भेजेगा उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ओके, कि आपको डेटा मिला है या नहीं मिला। तो इसके ऊपर डबल प्रोसेस होगी, इसके ऊपर भी डबल प्रोसेस होगी, क्योंकि टीसीपी जो है डबल प्रोसेस पर काम करता है। जो डेटा भेजा है उसको मिला या नहीं मिला वो कंफर्मेशन भी लेगा और वो सामने वाला सिस्टम भी देगा। ओके, पर यहाँ पर टीसीपी तो बहुत सारा डेटा भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो बफर मेमोरी जो होती है वो कितनी फुल हो चुकी है, स्टॉप के लिए। तो बफर जो होती है वहाँ पर फुल हो जाती है। जिस तरह से हमारा प्रोसेसर होता है उसके ऊपर भी लोड ज़्यादा बढ़ता है, रैम के ऊपर बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बफर का एक रेशियो होता है। हर टीसीपी/आईपी ओएसआई मॉडल के अंदर एक रेशियो होता है, तो इसको कहते हैं कि नॉट रेडी स्टॉप। ओके, डेटा तो जा रहा है लेकिन उसको करेगा स्टॉप, इसका मैसेज आपको नहीं मिलेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नहीं दिखाई देगा। ओके, खास तरह के सॉफ्टवेयर के बिना आप ये मैसेज नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। ओके, तो वो नॉट रेडी स्टॉप, ओके, तो वो स्टॉप करेगा। ओके, उसने स्टॉप किया, 1 GB का डेटा, समझ ले कि 1 GB का डेटा है, यहाँ पर 300 MB का डेटा बहुत ज़्यादा भेजा है, तो फिर वो स्टॉप करेगा।
जैसे भी आगे डेटा कम्प्लीटली सक्सेस हो जाएंगे फिर रेडी हो रहेगा कि आप सेगमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी आधे डेटा की, तो और डेटा भेजिए। तो और डेटा भेजने के लिए उसको पहले कोई मैसेज भेजना होता है, तो इसने डेटा भेजा। ओके, डेटा भेजी तो डेटा भेजना शुरू किया, फिर से शुरू किया। ओके, तो ये था इस तरह से ट्रांसमिशन। इस तरह से बफर मेमोरी जो है हमारी काम करती है। कभी कभी हमारे मोबाइल के अंदर भी बफरिंग ऐसा आता है लिखा हुआ, क्यों आता है? इसी मेन प्रॉब्लम के कारण। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे डेटा इतने फास्ट जल्दी होते हैं। मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सामने वाली जितने भी डेटा की ट्रांसमिशन लेवल है या ट्रांसमिशन जब करते हैं, तो ये जो है हमारा मेन इम्पोर्टेंट कनेक्शन इस डेटा के ऊपर डिपेंड है कि डेटा कितने साइज का है। ओके, 10 MB का है, 100 MB का है, काफ़ी इजी हो जाता है। आज के टाइम पे तो 500 MB या 1 GB का भी जल्दी से फटाक से हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा काफ़ी हेवी डेटा होता है तब ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। ओके, या तो फिर आपके सामने वाला डिवाइस जो है इसके मुकाबले बहुत ही कमज़ोर है। ओके, यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोर i7 का प्रोसेसर बेहतर 12 GB का रैम है, अच्छा प्रोसेसर के साथ मदरबोर्ड, लेकिन एक ड्यूल कोर है, वही 2 GB का रैम का कोबड़ है और इसकी जो प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रही है, तब यहाँ पर बफर मेमोरी आएगी, उसका प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो इसके अलावा स्विच को भी यही काम करना पड़ता है। ओके, स्विच जो होती है स्विच को भी यही काम होता है, क्योंकि स्विच के अंदर अगर 100 Mbps की स्पीड है और इसकी जो स्पीड है 1 Gbps की है या फिर 200 Mbps की है, तो ये जो है यहाँ पर बफर होगा। ओके, राउटर भी यही काम करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सभी सिस्टम के अंदर होता है, कुछ इस तरह से हम ध्यान से सकते हो। तो अगर इनमें कभी कभी कनेक्शन जो है टूट भी जाता है, क्योंकि कनेक्शन बिजी हो जाता है या तो फिर कनेक्शन जब टूट जाता है तो उसके अंदर फिर एक्नॉलेजमेंट आता है। ओके, तो ये क्या होता है कि सेशन टर्मिनेट करता है। सेशन मतलब कि जहाँ से आपका कनेक्शन छोड़ गया, जहाँ से आपका डेटा छोड़ गया उसको फिर से वहीं से स्टार्ट करता है। ओके, तो ये टीसीपी बहुत अच्छा हमारा लिए होता है कनेक्शन के लिए। तो जो भी हमारे इंटरनेट के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है, रिसीव होता है, कनेक्शन बनता है, कनेक्टिविटी होती है, सब कुछ जो भी होता है वो इसी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के अंदर हमें जो है यूँ कहें कि सभी चीज़ें जो है हमें कंफर्म मिलता है। मतलब प्रोसेस तो है, इसको 3 गुना काम करना पड़ता है यूडीपी के मुकाबले। ओके, क्योंकि टीसीपी जो है हमेशा एक्नॉलेजमेंट सभी अपने छोटे से छोटे डेटा भी भेजेगा, उसका सामने वाले डिवाइस के साथ से एक्नॉलेजमेंट लेगा। तो दुनिया में कहीं पर भी आप गूगल चलाओ, जो भी चलाओ, इसके अंदर किसी भी आईपी प्रोटोकॉल होता है, तभी आप जो है अच्छी तरह से वेबसाइट को ओपन कर पाते हो। ओके, क्योंकि वो वेब पेज है, वेबसाइट ओपन है, कुछ डेटा नहीं है तो आपका वेबसाइट जो है आधा अधूरा दिखाई देगा। इस वजह से जो है हम टीसीपी के प्रोटोकॉल के अंदर ही वेबसाइट को चलाते हैं। ओके, यूडीपी में क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि यूडीपी कभी भी जो है डेटा हम भेजना है तो उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लेता है, उसकी डेटा आधा अधूरा हमको मिलेगा। ओके, इस वजह से जो है हम टीसीपी के अंदर ही हम वेबसाइट चलाते हैं और भी बहुत कुछ टीसीपी के अंदर हमारी सर्विसेज होती है। ओके, तो हर इस सेगमेंट की कनेक्शन जो होती है काफ़ी डेटा में फुली फंक्शनली हमें मिलता है। ओके, यूडीपी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूडीपी में उसको जानबूझकर इसको इस तरह से रखा गया है, बनाया गया है, लेकिन यूडीपी पे बहुत काम आता है कुछ जगह पर, क्योंकि टीसीपी के मुकाबले बहुत फास्ट है, क्योंकि ये जो है डबल प्रोसेस नहीं करता। ओके, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगता, इसको बफर मेमोरी की कोई भी ज़रूरत नहीं समझता है। वो जितना होगा वो डेटा वो सामने वाले को बफर मेमोरी है तो वो करेगा, लेकिन वो डेटा जो है वो भेजता जाएगा।
पैकेट लॉस होने के चांसेस ईडीपी में ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर ना के बराबर होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में समझनी होती है। ओके, तो इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कैसे करता है, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा TCP/IP प्रोटोकॉल। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस नेशनल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं TCP/IP प्रोटोकॉल्स के बारे में, एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में वीडियो समझाऊंगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।